बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों के साथ और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़न, आज सुबह से ही बारिश हो रही है। इस कदर बारिश हुई कि मुख्तलिफ़ जगहों पर पानी खड़ा हो गया और पानी जो है वो फिर गलियों मोहल्लों में दाखिल हुआ और फिर तालाब का मंजर पेश करने लगी मुख्तलिफ गलियाँ मोहल्ले और सड़कें भी। मेन सड़कों पर भी पानी जमा था, आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हो रही थी, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार थी। लेकिन अब जो है वो बाहर सूरज निकल आया है और बारिश जो है वो थम चुकी है। सो दर्जा हरारत क्या रहेगा सारा दिन, ये आपको बताते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 23 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ तेज़ बारिश और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 32 और 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इवेंट्स की तरफ चलेंगे। आज हमारे पास सबसे पहला इवेंट है जी लव लर्निंग कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पर्ल कॉन्टिनेंटल। इसका वेन्यू है और टाइमिंग है 9 बजे। नेक्स्ट इवेंट है हमारे पास डेंटल ऑफिस इमरजेंसीज एंड बेसिक सर्जिकल स्किल्स। ये सिखाए जाएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, फर्स्ट फ्लोर, 189 सेंट्रल कमर्शियल एरिया, सेक्टर DD, फेज 4, DHA। टाइमिंग है 9 बजे। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी। लाहौरियों के लिए खुशखबरी है जी, रावी पर पहला मेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए 9 करोड़ 10 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन के 180 मुतासरीन मुआवजे से महरूम। गैस कनेक्शन 2.5 लाख दरख्वास्तें मजीद 6 माह के लिए लटक गई। और बारिश के दौरान आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए हर जरूरी इकदाम उठाया जाए, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स कैसर खोखर और इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुश आमदीद कहेंगे। बारिश हुई बाहर बहुत और इस कदर तेज़ बारिश थी कि ऐसा लग रहा था कि सारा दिन बारिश होती रहेगी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो धूप निकल आई, पर मुख्तलिफ सड़कों पर जो पानी जमा हो गया, ये जो है वो इंतज़ामिया की नाअहली है, मैं तो यही कहूँगी। देखिए कल भी जो बारिश हुई मौसम तो काफ़ी अच्छा रहा और लोग जो है बारिश परसों बारिश हुई थी, कल तो सूरज निकल आया था, लेकिन गर्मी लेकिन उसके बाद पानी की जो सूरत हाल है शहर में वो आपने रही, जिस पर कल जो है वज़ीर आला पंजाब ने इस पर बाकायदा तौर पर वीडियो लिंक के ज़रिए ब्रीफिंग जो है वो भी ज़िला इंतज़ामिया से, वासा हुकाम से और दीगर LWMC समेत दीगर जो सेक्रेटेरिएट के अफसरान हैं, आला अफसरान, उनसे ब्रीफिंग जो है वो भी ली है। और आज जो बारिश हुई और मौसम तो इसी तरह लग रहा था कि आज फिर परसों की तरह ही बारिश होगी, लेकिन बारिश थोड़ी हुई, रुक गई। लेकिन उसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर अभी चूँकि अल्लामा इकबाल टाउन से मैं आ रहा हूँ, तो मैं अगर सिर्फ अल्लामा इकबाल टाउन की बात करूँ तो हर रोड पे जो है वो पानी खड़ा है। अलहम्द कॉलोनी, नीलम ब्लॉक, समनाबाद, वादत रोड, फिरोजपुर है, उस पर भी पानी जो है उसकी सूरत हाल ये है कि पानी वहाँ पर खड़ा हुआ है। इसमें नॉर्मली वासा हुकाम जो है या ज़िला इंतज़ामिया जो है उनकी जानिब से हमेशा यही कहा जाता है कि बारिश जब होती है उसके फ़ौरन बाद पानी नहीं निकलता। अच्छा, ये बात तो उनकी एक हिसाब से ठीक है, लेकिन जहाँ घंटों 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे लग जाते हैं पानी को निकलने पे, वहाँ क्या कसूर है? क्या सेवरेज का? आज की सूरत हाल तो भी पता लगेगी जब आप लोग भी फील्ड में जाएंगे और थोड़ी देर बाद जो है वो सूरत हाल नज़र आएगी। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये मॉडल टाउन का इलाका, फिरोजपुर रोड का इलाका, गुलबर्ग का इलाका, जो पोश तरीन इलाके हैं, वो पानी में जो है वो इस तरह डूब जाते हैं। और ये लक्ष्मी चौक के मनाज़िर हैं जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर कई फुट पानी जमा हो गया। जी सिमल, बिल्कुल आप ये अंदाज़ा करें कि अभी ये बारिशें हुई ही नहीं
अभी तो एक टेस्ट केस है और लाहौर के शहरी कहते हैं कि ये असल में थोड़ी बहुत जो बारिशें हो रही है की परसों और आज ये वो मुसलसल और तेज बारिशें हैं जिनको आप ये वो बारिशें जो असल में आनी होती हैं या लाहौर में आती होती हैं, ये वो बारिशें नहीं है, ये तो एक रूटीन की बारिशें हैं। और ये असल में लाहौर के शहरी कहते हैं ये बारिशें तो वासा के जो बुलंदबाग दावे उनको टेस्ट करने के लिए हो रही है कि जैसे ताकि बताया जाए लोगों को कि ये जो वासा रोजाना अखबारों में इश्तिहार दे रहा है, टीवी पर खबरें दे रहा है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये देखें ये थोड़ी सी बारिश अभी हुई है तो ये वासा का हाल है। और वज़ीर आला तुर्की से इजलास कर रहे हैं, जो डीसीओ को इजलास करना चाहिए वो वज़ीर आला इजलास कर रहे हैं लाहौर में बारिश का। अगर मुल्तान में बारिश होती है पिंडी में फिर तो वज़ीर आला कभी इजलास ना करते वीडियो लेके तुर्की से। लेकिन वो देखें लाहौर का इतना इशू बना हुआ है कि एक वासा का इतनी कारकर्दगी थोड़ी सी बारिश हुई है और वो भी वासा से संभाली नहीं जा रही। जब वो असल बारिशें होती है जब लक्ष्मी में 6-6 फुट पानी खड़ा हो जाता है, आपको याद होगा जब तो उस वक्त क्या मैं भी पूरा कैनाल क्रॉस करके आई हूँ जब रास्ते में तो धर्मपुरा अंडरपास के करीब जो है वो मशीनरी खड़ी भी थी और वो पानी को सक आउट कर रहे थे, वहाँ से मशीनरी के जरिए निकालने की कोशिश कर रहे थे। टीमें तो मुतहरिक हो जाती हैं, पानी को निकालने की कोशिशें भी शुरू हो जाती हैं। तो क्या मैन पावर कम है या प्रॉपर प्लानिंग नहीं है जिसकी वजह से पानी जो है वो थोड़ी ही देर बाद अगर बारिश रुक गई है तो आप उसको क्लियर आउट कर सकें? देखिए पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा जो अभी आपने बात की कि टीमें जो है वो मुतहरक हो जाती हैं, इंतज़ामी मशीनरी जो है वो बाहर निकल आती है। ये इंतज़ामी मशीनरी सबसे पहले उन एरियाज़ को टारगेट करती है जहाँ पर मीडिया जो है वो पहुँचता है। अब देखें हमेशा जब भी बारिश होती है अंडर पासिस जो हैं वो आपको भी पता है कि बारिशी पानी से जो है वो भर जाते हैं, इसलिए पहले जो है वो वहाँ पर डिप्यूट करते हैं सारा अमला और मशीनरी के भाई मीडिया की फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है पहले उन्होंने अंडर पासिस पे आना, चूँकि ये बहुत शहरियों को बड़ी तकलीफ़ होती है स्पेशली अंडर पासिस पे जब पानी खड़ा होता है। और उसके बाद अगर बात करें हर साल जो है वो करोड़ों रुपए के सेवरेज सिस्टम जो है उसकी बेहतरी के लिए इकदाम किए जाते हैं, मंसूबे किए जाते हैं। अभी भी पूरे लाहौर में तकरीबन सेवरेज के नए मंसूबे जो है वो शुरू किए गए, कुछ मुकम्मल हो गए हैं, कुछ अभी ज़ेरे इंतज़ाम हैं, पाइप डाले जाते हैं। लेकिन हैं तो आप उस शहर के पोश इलाकों को देखते हो, यहाँ पर तो पोश इलाकों का ये हाल है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है जी रावी पर और आज की हमारी ये लेट स्टोरी भी है जिससे शायद साफ पानी जो है वो फराहम किया जा सके। हमारे रिपोर्टर्स इस पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या देते हैं ये जानेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हमारी आज की लीड स्टोरी खुशखबरी है जी। लाहौरियों के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा और ये पहला मेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा जो कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए जो है वो भेज दिया गया है। 9 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं जी। इमरान भाई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा तो क्या साफ पानी फराहम किया जा सकेगा शहरी लाहौर? पहली बात तो ये है सिमल के हमारे शहर में जो शहरी हैं ये पानी का बेदरेग इस्तेमाल जो है वो करते हैं। आप किसी भी गली मोहल्ले से गुजरे हैं वहाँ पर जो है लोग अपने घर के बाहर जो है अपने गैराज में जो है वो गाड़ियाँ धो रहे होते हैं। अगर घरों में नलके खुले हैं तो खुले हुए हैं, कोई जो है वो पानी की कदर जो है वो नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज़ ये रही कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो रावी में अगर लगाया जा रहा है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसला किया गया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया जाएगा जिसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो भी दी जाएगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए तो 9 करोड़ 10 लाख जो है वो मंजूर हो गए हैं। खैर ये जो प्रोजेक्ट है ये मेगा प्रोजेक्ट है और इस पर अरबों रुपए जो है वो लागत आएगी। इसमें अब देखना ये होगा कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा इसमें किस किस्म के पानी को ट्रीट किया जाएगा। क्या रावी के ज़ेरे ज़मीन जो पानी है क्या उसको ट्रीट किया जाएगा, या जो रावी के दरिया में पानी आता है कभी कभार जो आता है क्या उसे ट्रीट किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो भी देखनी है क्योंकि फिजिबिलिटी बनेगी बारिशों के बिल्कुल सीजन में आता है। नो डाउट इससे बड़ा फायदा होगा कि जो शहर में पानी ज़ाया होता है कम से कम चले जो हम यूज़ कर देते हैं पानी वो दोबारा जो है वो इस्तेमाल के काबिल हो सकेगा। लेकिन इसमें फिर एक अवेयरनेस कैंपेन की भी ज़रूरत है ताकि लोगों को भी पता लग सके कि पानी कितना कीमती है और किस तरह उसे इस्तेमाल करना चाहिए। कोकर साहब आप क्या कहेंगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए जो है वो 9 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, अभी तो पीएनडी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है। इसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट के तहत PC1 बनेगा, फिर उसके बाद रिवाइज PC1 बनेगा, फिर रिवाइज PC1 बनेगा। क्योंकि इससे पहले भी रावी के ऊपर मैं जब से सिटी 10 में बैठता हूँ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रावी के ऊपर, एक रावी के ऊपर आपको पता है रिवर एंड सिटी बना रहा था पीएनडी, कुछ और भी प्रोजेक्ट थे रावी के ऊपर जो बन रहे थे वो सारे अभी के पीएनडी ने सारे वो प्लानिंग के अंदर बनाए हुए हैं। जब ऑन ग्राउंड जाए रावी के अंदर तो वहाँ पर गिद्धे नजर आती हैं या गंदा पानी नजर आता है और रावी की इतनी बुरी हालत है कि जहाँ
कभी जो कश्तियां चला करती थी, जहाँ एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता था रावी का, वहां पर वो एक गंदा जोहर पानी का जो है ना वो बन चुका है। तो शुक्र है अगर रावी के लिए पीएनडी कुछ कर रहा है, लेकिन ये मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो कागजों में जो या कंप्यूटर के ऊपर जो डिजाइनिंग या ग्राफिक की जा रही है उसको जरा अगर फील्ड में भी ले जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अली रामे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, इस खबर की तफसीलात हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट सिर्फ तैयार करने के लिए 9 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, तो अरबों रुपए लागत आएगी इस मंसूबे में। क्या एक रिपोर्ट बनाने के लिए आपको 9 करोड़ रुपए चाहिए? देखिए, हमारी गवर्नमेंट का और हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनका शेवा हमेशा से यही रहा है कि उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो उसके लिए जो है वो कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं। नो डाउट ये कंसल्टेंट अब हायर करेंगे और ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो बनेगी उसके लिए 9 करोड़ जो है वो दिए गए हैं। क्या जो मुतलका इदारे हैं, अगर इनकी बात करें महकमा आबाशी और वासा की, क्या इसमें ऐसे अफसरान नहीं है जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना सके इन ट्रीटमेंट प्लांट्स की? नो डाउट हैं, लेकिन ये नहीं करवाते, कभी भी नहीं करवाते। अब इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं ये हम नहीं जान सकते। अली रामे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनकी ये खबर है, उन्हीं से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली रामे। अली, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए 9 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। अब रिपोर्ट के लिए ही सिर्फ 9 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं, और जैसा कि खोखर साहब ने कहा कि पीएनडी बहुत से मंसूबे प्लानिंग की हद तक रावी रिवर पर जो है वो बनाने की कोशिश करती है और फिर वो कागजात की हद तक कंप्यूटर की नजर ही हो जाते हैं। सो क्या ये ऑन ग्राउंड मंसूबा आएगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए सीमा, ये पहली बात तो ये कि जो प्रोजेक्ट है ये 2 साल पहले का है, कि पहले ही वासा ने ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो पहले करवाई गई थी उस पर भी 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। उस पर वज़ीर पंजाब जो है उन्होंने इत्मीनान का इजहार जो है वो नहीं किया। तो इस पर अब दोबारा जो है वो अब ये प्रोजेक्ट लाया गया कि रावी पर पहले जो है वो ट्रीटमेंट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वो लगाया जाएगा, लेकिन उसके लिए अब दोबारा से ये जो 9 करोड़ रुपए बजट मंजूर किया गया है उसमें अब नए जो कंसल्टेंट है वो हायर किए गए कि वो इस पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट अपनी तैयार करेंगे और इसका PC1 तैयार करेंगे। सही है। अली की आवाज़ भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही थी तो हम उसको सुन नहीं पाए। शुक्रिया अली, आप हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन जितना क्रक्स उसमें से निकाल सके वो यही था कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी मांगी गई, मंजूर की गई है। लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि 2 साल से ही इस मंसूबे की बातचीत चल रही है और मुसलसल इस पर बात भी की जा रही है, लेकिन अब देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो क्या रहेगी और इसको बनाया जाता है या नहीं। आगे बढ़ेंगे। अगला एक अहम मंसूबा खोखर साहब, ऑरेंज लाइन ट्रेन, और मुतासरीन के लिए अरबों रुपए रखे गए थे, मुआवजा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि आपसे घर, कारोबार, दुकानें सब खाली करा दी गई। आपने वो अराजी इस्तेमाल करना शुरू कर दी, लेकिन 180 मुतासरीन ऐसे हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। खोखर साहब क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये बड़े अफसोसनाक बात है। मैं ये कहूँगा कि जितने महीने उनको मुआवजा मिलने में लेट होती है, उतने महीने का उनको रेंट जो है ना वो उनके घरों का या दुकानों का वो भी हुकूमत साथ अदा करे, क्योंकि अब वो देखें उनका कारोबार तबाह हुआ है लोगों का। उनकी कीमती जो करोड़ों रुपए की ये सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये कोई आम प्रॉपर्टी नहीं है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जहाँ किसी का 1 मरले का घर है, किसी का 2 मरले का घर है, यहाँ किसी के पास अगर 10 मरले का घर तो बहुत मुश्किल कम लोगों के पास था, या 5 मरले का घर भी, 1-1, 2-2 मरले के घर में फिर 4-4 मंजिला बिल्डिंगें थी, फिर दुकानें थी, उनका कारोबार था, लोगों का रोजगार था। वहाँ के कितने लोग उसके रोजगार के साथ खानदान वाबस्ता थे, 180 खानदान है, लेकिन इसके साथ देखें बाकी लोग कितने वाबस्ता थे रोजगार में। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत सारे आपको हजारों की तादाद में लोग मिलेंगे जो अभी तक इस तरह फिर रहे होंगे। अच्छा, दावे बहुत किए जाते हैं इमरान भाई कि कर्जा ले लिया हमने चाइना के बैंक से, एग्जाम बैंक ने कर्जों की किस्तें भी दे दी, अब अलग से हुकूमत ने भी जो है वो मुआवजा रखा कि मुतासरीन जितने भी जिनसे अराजी एक्वायर की गई है उनको पे ऑफ किया जाएगा। अब अभी तक ऐसे मुतासरीन हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया, तो उन बेचारों का क्या कसूर? अगर ऑरेंज लाइन बन रही है, उनके पास क्या पहले से पैसे उन्होंने जमा करके रखे हुए थे कि जब तक हुकूमत पैसे नहीं देगी हम कहीं जाकर किराए पे घर ले लेंगे या अपना घर बनाने के काबिल हो जाएंगे? देखिए, इस मंसूबे के लिए तकरीबन 15 अरब से ज़ायद जो है गवर्नमेंट जो है वो लोन ले चुकी है हमारे मुकामी बैंकों से ही। अगर बात करें, ये प्रोजेक्ट लाहौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और हमें तो यूँ महसूस होता है कि लाहौर में सिर्फ एक ही मंसूबा है और वह ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा, ठीक है, जो हुकूमत की नब्ज़ है। अगर आप इस मंसूबे को छेड़ेंगे आप समझे कि आप वज़ीर आला पंजाब की नब्ज़ पे हाथ डाल रहे हैं। अब ये बात देखें कि जब ये मंसूबा शुरू हुआ और मुख्तलिफ लोग जो हैं जिनके घर मसमार हुए, कारोबार मुतासर हुए, वो लोग सड़कों पर आ गए, जिस पर वज़ीर आला ने वाज़ेह हिदायत जारी की ना सिर्फ चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर को, बल्कि DCO को, कि फ़ौरी तौर पर इनके मुआवजे जो हैं वो यकीनी बनाए जाएँ, जिसके लिए जो है मुख्तलिफ आपने देखा होगा कंटेनर्स में जो टेंट लगाए गए, मुख्तलिफ कंटेनर्स लगाए गए, अदायगियाँ जो है वो सारा रेवेन्यू का स्टाफ वहाँ पर चला गया, LDA का चला गया, लोगों को जो है वो अदायगियों के लिए जो है वो अदायगियाँ की भी गई।
अब कुछ मुतासरीन जो इसमें रहते हैं, जो हमारे दुर नयाब ने जो रिपोर्ट पेश की है, इसमें यह बताया गया है कि 180 जो मुतासरीन हैं इनकी मंजूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद LDA जो है वो पे नहीं कर रहा। अब इस प्रोजेक्ट में देखें कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। अब ये 180 ख़ानदान जो है मुतासरीन जो हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला, नो डाउट करोड़ों रुपए इनको जो है वो अदायगियाँ होगी, यकीनन होगी। अब देखें गवर्नमेंट ने रिसेंटली हमारे ही चैनल पे कल एक रिपोर्ट ये भी चली थी कि 5 अरब मजीद जो है वो लोन लिया गया इसी प्रोजेक्ट के लिए। अब कहीं से तो खसारा नहीं आती, आप यहाँ से कर्जा ले लो, ये एक नया वतीरा शुरू कर लिया। उससे पहले भी पंजाब बैंक से कर्जा लिया गया था, वो अभी तक पे ऑफ नहीं किया जा और उस पर जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो कौन देगा? जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो कौन देगा? ऑब्वियसली पब्लिक से ही चलेगी। ऑब्वियसली जो पब्लिक के फंड्स होते हैं या पब्लिक से जो टैक्स लिए जाते हैं उसी से खोकर साहब पे किए जाएंगे ना, पब्लिक ने सारा पे करना। तो खास तौर पर इसका जो लोन के ऊपर जो सूद लगना है वो भी अवाम के पैसों से लगना है ना। और आपको पता है इस वजह से जितना खजाने पर आने वाले सालों में बोझ पड़ना है वो आपको अंदाजा नहीं है कि हमारा जो डेट रिटायरमेंट पर बहुत ज़्यादा बजट का हिस्सा जो चले जाना है। फिर हम ये जो इतनी मुख्तलिफ महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, डॉक्टरों के अपग्रेडेशन सीटें हो रही हैं, इनके सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर हो रहे हैं, आने वाले सालों में खजाने पर जो है वो तरक्याती कामों के लिए कम और गैर तरक्याती अखराजात जो है ना वो कई गुना बढ़ जाएंगे। अभी तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी कि जी आप जो अहम मकामात हैं बिल्कुल उससे थोड़ा साइड पे होकर चले, अब नो डाउट उसका अगर ये करते हैं चेंज प्लान तो उसमें मजीद कोर्ट से भी मजीद घर की हक में फैसला आता है तो फिर तो मजीद घर और मजीद कारोबार मुतासिर होंगे और उसके लिए भी आपको फंडिंग चाहिए होगी। और फंडिंग आप कैसे लेंगे? ऑब्वियसली आप भारी इंटरेस्ट पे जो है वो लोन लेंगे। बिल्कुल सही। चलें ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि सूरत हाल क्या रहती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है और उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर खोकर साहब आपकी खबर है और एक अच्छी खबर है कि जब भी हम किसी सिग्नल पर खड़े होते हैं, किसी मेन शहरा पर खड़े होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे, कभी कोई कपड़ा हाथ में पकड़ा हुआ है तो गाड़ी साफ़ करने के बहाने, कभी कोई वाइपर पकड़ा हुआ है तो आप मना भी कर रहे होते हो लेकिन आपकी विंड स्क्रीन साफ़ करने आ जाते हैं और उसके बाद पैसे डिमांड करते हैं। या भिखारी बच्चे वहाँ पर खड़े होते हैं जो पैसे मांग रहे होते हैं अपनी मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ के बाद। अब चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत जारी की हैं कि इन तमाम बच्चों को, इन तमाम माफिया को ख़त्म किया जाए और उन बच्चों को स्कूल भेजा जाए। जी बिल्कुल, इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने लाहौर पुलिस को ये हुक्म दिया है कि वो जो बकारी है उनको वहाँ से हटाया जाए, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। क्योंकि जैसे ही आप इशारे पर खड़े हो, बेशक आपके पास गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, फौरी तौर पर 2-3 बकारी आएंगे और आपको आकर घेर लेंगे और हर बंदे को इस तरह का सामना करना पड़ता है। एक दूसरा ये कि वहाँ पर बकारी बच्चे होते हैं जिनकी उम्रें जो है वो 14 साल से कम होती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को कल एक इजलास में ये हुक्म दिया है कि वो इन बच्चों को इनका सर्वे करें, इन बच्चों के घरों तक पहुंचे, जो लोग इनसे गदागदी करा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इन बच्चों को स्कूल भेजा जाए। और इस वाले से महकमा लेबर को एंगेज किया है। महकमा लेबर को कहा है कि इन बच्चों को 2000 रुपया फी बच्चा जो है ना महाना वजीफा दिया जाए जब जो बच्चा स्कूल जाएगा। उसको स्टेट जो है, रियासत जो है 2000 रुपया महीने का वजीफा उसको देगी और 2000 रुपया उसके वालिदैन को भी मिलेगा जो महीने का, ताकि उनके बच्चे जा रहे हैं ताकि उस दौरान उनके बच्चे उनको ये महसूस ना हो कि उनका एकदम रोजगार तबाह हो गया, ताकि उस हवाले से उनको थोड़ा सा कंपनसेट जो है ना गवर्नमेंट करेगी। अगर आप वजीफे की बात करेंगे, गवर्नमेंट जो है वो 2000 वजीफा देगी तो खाली वजीफे लगा देने से ये चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती। ठीक है, अब देखिए सिटी गवर्नमेंट के भी ऐसे कई इदारे, अब महकमा सोशल वेलफेयर की बात करें तो दूसरी तरफ जो है ज़िला इंतज़ामिया के भी ऐसे इदारे हैं जो फ़कीरों को या मांगने वाले हैं इनको पकड़ के जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ इनकी तरबियत, वहाँ से वो पैसे देकर वहाँ से निकलते हैं। अब सिमल आपको भी पता होगा, खोकर साहब भी जानते होंगे कि पहले ये जो मांगने वाले जब हम गाड़ी सिग्नल पर रोकते थे तो ये लोग सिर्फ आगे हाथ करते थे। अब सूरत हाल यहाँ पर पहुंच चुकी है कि ये लोग अब नॉक करते हैं और आपका दरवाजा ऐसे नॉक करते हैं कि आप यकीनन डर जाते हैं पर लेते हैं। और अब तो डर लगता है कि कभी अब इन फ्यूचर ये लोग ईंटें ना मारे कहीं गाड़ी को कि भाई पैसे दो। अब बात ये है गवर्नमेंट को कोई ऐसा कोई प्लान बनाना, रेट्स तो करती रहती है, हम अभी भी बाहर चले जाएं देखें आप कलमा चौक पे अभी भी सिटी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ खड़ी होंगी जो फ़कीरों को इस तरह पकड़ती है और इन्हें बाद में रायवंड में जो इनका रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ ले जाते हैं, लेकिन ये कोई हल नहीं है। इसके लिए मुनासिब पॉलिसियाँ जो है वो आपको बनाना पड़ेगी। ये जो आपने बात कही, बात तो बहुत अच्छी है, सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको याद होगा भट्टा मजदूरों के लिए भी ऐसे ही इक़दाम जारी किए गए थे कि उनके स्कूल बनाए जाएंगे, 5000 रुपया उनके वालिदैन को दिया जाएगा। उस पर अभी तक इतना बड़ी प्रोग्रेस है, उस पर इन्होंने बच्चों को एंगेज भी किया। महकमा लेबर ने उनके शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं उनके वालिदैन के, क्योंकि
कोई शनाख्ती कार्ड नहीं थे वो बनवाए हैं, और बट्टा मजदूरों पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने एक्शन ले रहे हैं। उस पर गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, महकमा लेबर जो है उस पर काफी काम कर रहा है और उस पर काफी प्रोग्रेस है। इतनी ज्यादा हौसला अफजा प्रोग्रेस नहीं है लेकिन उस पर प्रोग्रेस मौजूद है और उस पर गवर्नमेंट ने काम किया है। उसमें हमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट काफी बच्चों को स्कूल लेकर आई है, वहां पर हम बता, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं है। को भी सिर्फ एक इजलास में खत्म नहीं हो जाना चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए, मुनासिब क्रैकडाउन शुरू होना चाहिए। इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अगले महीने दोबारा इजलास बुलाया है, तो फॉलो अप इजलास इसको कहते हैं। दूसरा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को कहा है कि इस पर प्लानिंग करके आए और ताकि इसको आगे बढ़ाया जाए, और इसका फॉलो अप जो है साथ साथ महकमा सोशल वेलफेयर को मोटिवेट किया है, साथ साथ महकमा लेबर को मोटिवेट किया है, और तीसरा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और चौथा जो है ना लाहौर पुलिस, ये चारों मिलकर जो है इस पर काम कर रहे हैं और एक महीने बाद दोबारा इसका फॉलो अप भी इजलास होगा। साहब मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी आवाम और हमारे इदारे जो हैं वो सिर्फ इशू पे चलते हैं। एक इशू रेज होता है, कुछ हफ्ते जो है वो रहता है और उसके बाद जो है वो नया इशू आता है, पुराने को हम भूल जाते हैं। जिस तरह आप देखें, आप अभी बात कर रही हैं भट्टा मजदूरों की, मीडिया जो है वो भी बड़ा एक्टिव रहा, हम लोग भी बड़े एक्टिव रहे, सरकारी अफसरान भी बड़े एक्टिव रहे, और भट्टा जो फैमिलीज़ हैं वो ख़ुद भी बड़ी एक्टिव रही कि मीडिया के सामने आ जाती थी। उसके बाद अब बिल्कुल इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं, हमने छोड़ दिया है, मीडिया ने भी छोड़ दिया और जो सरकारी अफसरान हैं उन्होंने भी छोड़ दिया है। अब आपको देख लें खोखर साहब, ब्यूरोक्रेसी की सूरत हाल क्या है। एक तरफ तो ऐसे अहम इश्यूज़ पर इजलास तलब किए जाते हैं खोखर साहब, और दूसरी तरफ जो है वो खुद अपने दफातर से गायब रहते हैं। अब जो सेक्रेटरी दफ्तर से गायब, एसी उनके चलते रहे, किसी को कोई परवाह नहीं है कि एनर्जी ज़ाया हो रही है। वो लोग जो लोड शेडिंग के अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग, या ऐसे लोग जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बचा कर जो है वो बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और यहाँ पर सूरत हाल ये है बिल्कुल सिविल। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे ये ब्यूरोक्रेट जो है इनके हाथों में करोड़ों रुपए का बजट है जो सालाना ये खर्च करते हैं, और अगर एक बजट एक ऑफिसर जो है अपने कमरे का जब वो कमरा छोड़ता है तो वो एसी को बंद नहीं करता, वो एसी चलता रहता है जब तक वो अगर 2 घंटे बाहर रहता है, 4 घंटे बाहर रहता है तो एसी चलता रहता है। अगर वो 12 बजे दफ्तर पहुंचता है तो सुबह 8 बजे जब दफ्तर खुलता है तो उसका जो अर्दली या पीए है या चपरासी है वो एसी चला देता है। तो हम कैसे उम्मीद करें उससे कि बाकी उसके हाथ में जो करोड़ों रुपए का बजट होता है, जो फंड होते हैं, जो तरक्याती मंसूबे होते हैं, जो कौम की किस्मत के फैसले होते हैं, वो कैसे वो इंसाफ पर करेगा? अगर वो एक छोटा सा एक बिजली के बल्ब से या बिजली के पंखे से या बिजली का जो एसी होता है वो उससे अगर वो इंसाफ नहीं करता तो वो अपने बाकी जो उसके राइट्स है या अख्तियारात है उनसे वो कैसे इंसाफ करेगा? वो उसने अल्लाह ताला को भी जान देनी होती है, और उसका ये कौम का पैसा, कौम की इमानत है, हम टैक्सों भी देते हैं। मैं एक मोबाइल कॉल करता हूँ तो मुझे उस पर भी टैक्स पड़ जाता है, तो ये मैं पेट्रोल डलवाता हूँ उस पर टैक्स पड़ जाता है। ये हिदायत वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आई थी कि जब आप दफातर में मौजूद हों या निकलें, एसी बंद हो, बिजली का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ऐसे भी एक बात आई थी कि एसी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया जाए। दूसरा सिविल मैं ये बताऊं कि ये जिनकी हमने खबर रिपोर्ट किया ये दफ्तर में नहीं थे लेकिन एसी चल रहे थे, लेकिन जो दफ्तर में बैठे हुए थे अफसरान वो भी जल्द निकलते हैं दफ्तर, उनके भी एसी चलते रहते हैं इसी तरह। ये नहीं कि तो वो बंद कर वो पारसा बन गया या तो फिर वो बात हो गई माले मुफ्त दिले बेरहम। देखिए बिल्कुल आपको एहसास ही नहीं है, आपकी जेब से पैसे नहीं जा रहे, घरों में आपकी जेब से पैसे नहीं जा रहे, क्योंकि आप रिलैक्स हो, आपको सिर्फ फिर आपने सही कहा, फिर कैसे आवाम दोस्त पॉलिसियां बनेंगी? देखिए बिल्कुल, अगर आप सरकारी अफसरान की बात करें वो तो रोना यही रोते रहते हैं कि जी हम पूरा दिन जो है वो काम करते रहते हैं, वज़ीर आला जो है वो हमें चैन नहीं लेने देते। ये तमाम अफसरान जो है, खोखर साहब भी मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि तमाम सरकारी अफसरान हैं वो इन्हीं बातों का रोना रोते हैं। दूसरी बात रही एसी चलाने की, तो सिमल मैं किसी सेक्रेटरी का नाम तो नहीं लूँगा, 2-3 सेक्रेटरीज मैंने विजिट किया। अच्छा, उनके दफातर में जो एसी लगे हुए हैं, आप यकीन जाने उनकी जो लाइट्स है ना वो उन्होंने बंद की हुई हैं, लेकिन एसी चल रहे होते हैं। अगर मैं पूछूं कि इनकी लाइट क्यों ख़राब है, कहते हैं भाई आपने फिर खबर दे देनी है कि भाई एसी चल रहे हैं, हम कमरों में हो ना हो एसी। और वाकई ये 100% ठीक बात कर रहे हैं खोखर साहब कि सेक्रेटरीज जो हैं या दीगर जो अफसरान हैं वो ऑफिस में ना हो, एसी उनके चल रहे होते हैं। और नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेल्स और प्रमोशंस की तरफ चलेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे बचत बाजार। जी, सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है हाउस ऑफ जोई। अप टू 50% तक आपको ऑफ मिलेगा, जाएं जाकर शॉपिंग करें और आधे पैसे बचाएं। नेक्स्ट ब्रांड है जी ताना बाना, और ताना बाना पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में मिचल्स लेमन जूस है जी, रिटेल प्राइस 135, प्रमोशनल प्राइस 115।
आप 20 रुपीज़ बचा सकते हैं। नेशनल जैम 440 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 130, प्रमोशनल प्राइस है जी 99, 31 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर है, कीमतें खरीदे 106, कीमतें फरोख्त है 106.25। उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग, कीमतें खरीद है 139, कीमतें फरोख्त है 139.7। यूरो की कीमतें खरीद 118.75, कीमतें फरोख्त है 119.25। सऊदी रियाल कीमतें खरीद 28.05, कीमतें फरोख्त है 28.15। यूएई दिरहम कीमतें खरीद 28.65, कीमतें फरोख्त है 28.20। कुवैती दिनार कीमतें खरीद 346, कीमतें फरोख्त 348.05। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमतें खरीद 80, कीमतें फरोख्त 80.45। जैपनीज येन कीमतें खरीद 1.02, कीमतें फरोख्त है 1.05। स्विस फ्रैंक कीमतें खरीद 107.6, कीमतें फरोख्त 108.5। और सबसे आखिर में कनेडियन डॉलर कीमतें खरीद 81.5, कीमतें फरोख्त है 82.05। और नाज़रीन इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन जैसे कि पुलिस की बहुत सी ब्रांचेस हैं, बहुत सी डिवीजन्स हैं, उसी तरह से CRO यानी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस बहुत अहमियत का हामिल है। IT यूजेज इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जैसा हम कहते हैं कि बहुत सी इनोवेशंस हो रही हैं दुनिया में, बहुत IT के अंदर जो है वो आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो अपने बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस टेक्नोलॉजी को, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जा रहा है और चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ SP CRO सैयद नदीम अब्बास साहब मौजूद हैं। उनसे अस्सलाम वालेकुम SP साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? मैडम मैं तो बेसिकली जो मसरूफियत है वो यही पुलिस एंड पुलिस ऑल द टाइम राउंड द क्लॉक 24/7। तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी इसमें जो है, जो लाहौर पुलिस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको तमाम को एक कंप्यूटराइज्ड वे में हमारे अपनी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए उसको डॉक्यूमेंट करना है प्रॉपर उसको, सो दैट कैन बी यूज्ड फर्दर इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम। बिल्कुल सही है ना। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। जो पहले लगता था कि आपको पूरी फाइलें संभाल के रखनी पड़ती थी, रिकॉर्ड मिसप्लेस हो गया, वो मिल नहीं रहा, अब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है, ऑनलाइन किया जा रहा है, चीज़ों को सेटअप किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स पंजाब पुलिस ने काफ़ी सारे IT रिलेटेड इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और उसका मेन पर्पस यही था कि वो जो एक ओल्ड सिस्टम है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड को जो है एक पेपर फॉर्म में रखते हैं, रजिस्टर्स फॉर्म में रखते हैं, और उसको हमने जब कभी वी हैव टू सर्च इन द रिकॉर्ड तो दैट विल डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम और वो काफ़ी टाइम हमारा कंज्यूम करेगा और वेस्ट भी करेगा। तो क्यों ना हम वही चीज़ उस चीज़ को जो है एक डिजिटली डॉक्यूमेंट करें उस चीज़ को, और उसको एक्सेस करने के लिए एक ओनली थ्रू अ सिंगल क्लिक वी कैन रीच टू द एग्जैक्ट पोजीशन। बिल्कुल सही। सो इससे जितना पुराना रिकॉर्ड है उसको भी ऑनलाइन किया जा रहा है, उसको भी साथ साथ अपडेट किया जा रहा है। जी, इसमें इनिशियली तो जो मौजूदा रिकॉर्ड है उसको किया जा रहा है और एट द साइमल्टेनियसली जो है फेज़ वाइज हम इसको जो पुराना रिकॉर्ड भी होगा उसको भी जो है इसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे जो है। सही, तो वो इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा। That is part of the अच्छा, whole IT रिलेटेड क्या क्या इस्लाहात हैं जो जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है? आप इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट ले सकते हो, या आपने अगर रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो क्या क्या इस्लाहात हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है? इसमें हमारे काफ़ी मल्टीफेरियस किस्म के जो हैं वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं।
अगर वन बाय वन मैं आपको बताऊं तो नंबर 1 है क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम जो है कोई भी क्रिमिनल जिसको पुलिस जो है पकड़ती है, अरेस्ट करती है और उसको फाइनली जेल भेजती है, तो उसका तमाम इन्फॉर्मेशन पुलिस अपने पास जो है डॉक्यूमेंट करती है और उसको हम अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन उसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं, सो दैट उसको अगर दोबारा उस क्रिमिनल के बारे में अगर हमें कहीं से भी कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उस क्रिमिनल के बारे में, कोई विटनेस ने उसका कोई हुलिया बताया है, तो उसकी जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेव है, तो उसको हम देखते हुए कि क्या ये वही क्रिमिनल है जिसको ऑलरेडी पुलिस ने एक किसी मुकदमे के अंदर, किसी केस के अंदर जेल भेजा था और वो वहाँ से रिहाई पा के अब दोबारा क्राइम के अंदर जो है इन्वॉल्व हो गया। तो दिस इज़ द क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर फिंगरप्रिंट क्रिमिनल का जो है वो स्टोर किया जाता है, पिक्चर ऑफ द क्रिमिनल स्टोर की जाती है, उसके अलावा उसकी तमाम जो फिज़िकल फीचर्स हैं, उसके फेस फीचर्स, नोज़ कैसी है उसकी, ईयर्स, उसके आइज़ का कलर क्या है, उसका चीक्स का चिन, ये तमाम डिटेल्स जो है वो सबमिट की जाती है। ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो एक टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म के अंदर जो है सेव की जाती हैं। तो दिस इज़ द वन थिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट इसका क्या फ़ायदा होता है? इससे लाइक इफ़ वी हैव द फिंगरप्रिंट्स ऑफ एनी क्रिमिनल और उसको पुलिस ने जेल भेजा और उधर से वो जो है रिलीज़ हो गया और उसके बाद दोबारा किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो गया और उसने किसी जगह पे कोई क्राइम किया और उधर से मिलने वाली एविडेंस जो कि फिंगरप्रिंट की फॉर्म में अगर हमें तो वहाँ से ऑटो डिटेक्ट कर देता है अगर आप सिस्टम में पुट इन करो। हम उसमें जो किसी भी क्राइम सीन से अगर एविडेंस जो फिंगरप्रिंट की फॉर्म में उठाएंगे तो उसको हम अपने ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर उसको हम मैच करेंगे। सही। तो अगर वो फिंगरप्रिंट क्राइम सीन से उठाया हुआ हमारे डाटाबेस में से किसी से भी मैच कर जाता है तो दैट गिव्स अस अ क्लू कि दिस इज़ द सेम पर्सन जिसको पुलिस ने ऑलरेडी अरेस्ट किया था जी। तो डेफिनेटली दैट रिजल्ट्स इन इजी एक्सेस टू द फाइनलिटी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सही, वो फिर और मज़ीद आसान हो जाता है। लेकिन टेक्सचुअल फॉर्म में तमाम खदोखाल अगर बयान करना तो उसका क्या पर्पज़ हो सकता है? वो भी इसी तरह से कि आप डिटेक्ट कर सकते हो, मैच कर सकते हो। अगेन टेक्सचुअल फॉर्म का भी यही है कि जब हम किसी क्रिमिनल को जेल भेजेंगे तो दैट क्रिमिनल इज़ प्रेजेंट बिफोर आर ऑफिशियल जो उसको सिस्टम के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है और उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन उसको देखते हुए कि इसका बॉडी फ्रेम किस साइज़ का है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी पाई जाती है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई फिजिकल मार्क है विच इज़ एविडेंट, विच कैन बी एविडेंट ऑन हिज फोरहेड और ऑन हिज चीक्स, या इसके अलावा अगर वो लंगड़ा के चलता है, उसके हाथ में कोई एक उंगली कटी हुई है, तो दीज आर द बेसिकली परमानेंट फीचर्स ऑफ एनी वन। तो इसको हम अपने सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं और अगर किसी भी क्राइम सीन पे हम जाके पूछते हैं जिसके साथ कोई रॉबरी या डकैती की कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ होता है तो हमें बताता है कि जिस करने वाला जो है उसकी राइट एक हाथ की उंगली कटी हुई थी, तो डेफिनेटली वो हमें एक दैट इज़ अ क्लू फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सही। जो और अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट करती होगी तो हम हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन को जो है हम नैरो डाउन कर सकेंगे कि ये वही बंदा हो सकता है जिसको ऑलरेडी पुलिस ने भेजा था अगर वो हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही, फिर उसको टैकल डाउन करना या उसको सॉर्ट आउट करना जो है वो आसान हो जाता है। अच्छा, जब भी कोई क्राइम सीन होता है क्या CRO फ़ौरन मौका पर टीम जो है वो पहुंचती है या ये बात का प्रोसेस शुरू होता है? क्राइम सीन की जैसे भी किसी की हमें इंफॉर्मेशन आती है तो हमारे क्राइम सीन यूनिट्स जिसको हम मोबाइल फोरेंसिक साइंस लैब भी कहते हैं वो हमारे लाहौर शहर के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर स्टेशनड है जिसके अंदर बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट अमला वहाँ पे तैनात किया जाता है। तो किसी भी क्राइम सीन की वेदर दैट इज़ अ होमिसाइड क्राइम सीन और डकैती क्राइम सीन और रॉबरी क्राइम सीन, तो वहाँ पे हम अपनी ये मोबाइल फोरेंसिक लैब को वहाँ पे भेजते हैं ताकि वहाँ पे मिलने वाली तमाम एविडेंस को एक इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर उसको जो है प्रिजर्व किया जा सके, क्योंकि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम द क्राइम सीन। तो हमारी अटमोस्ट एफर्ट यही होती है कि जब भी किसी क्राइम सीन पे एक तो रिस्पॉन्स टाइम जल्द से जल्द हो और सेकेंडली वहाँ पे जाके उस क्राइम सीन को प्रिजर्व किया जाए ताकि वहाँ से तमाम मिलने वाली इन्फॉर्मेशन एविडेंस जो कि फाइनली उसकी कंक्लूजन की तरफ लेके जाएगी उसको अच्छे तरीके से हम उसको अपने पास प्रिजर्व कर लें। और नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तो हम बात कर रहे थे आईटी इनिशिएटिव्स की, जिसमें आपने बताया फिंगरप्रिंट्स के हवाले से या क्राइम सीन रिकॉर्ड जो बनाया जाता है, तमाम डाटा को इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली ये भी बात की जा रही थी कि एफआईआर ऑनलाइन हो जाएगी और हर कोई ट्रैक डाउन कर सकेगा कि उस एफआईआर का क्या बना या क्या सिस्टम है। ये भी इसको भी लुकअप किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये एक पंजाब पुलिस ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो कि अब सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया और वो चल रहा है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चल रहा है एंड फाइनली इट विल स्प्रेड ओवर टू तमाम पंजाब के अंदर इसको जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। फेज़ वाइज प्रोजेक्ट अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। तो इस पोलकॉम प्रोजेक्ट के तहत एक तो जो एफआईआर होती है, हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसको ऑनलाइन किया जाता है, उसको प्रॉपर उसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है और उसके अंदर उस एफआईआर की जो सब्सिक्वेंट जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, जो तफ्तीश की गई है, उसको मरहलावार तफ्तीश जो डेली बेस के ऊपर प्रोग्रेस है उस एक इंडिविजुअल केस की, उसको भी उस सिस्टम के अंदर एंटर किया जाता है डेली बेसिस के, और ताकि इस एंट्री का मेन फ़ायदा जो है, मेन बेनिफिट ये है कि उसका सुपरविजन, उसकी जो सुपरवाइजरी ऑफिसर, जो सुपरवाइजरी कैडर है पुलिस का, उसके लिए एक फेयर एनालिसिस उनके सामने आ जाता है कि अगर उनके पास देयर इज़ अ सर्टन नंबर ऑफ केसेस जो कि पेंडिंग चले आ रहे हैं, तो उन पेंडिंग केसेस का अप टू डेट स्टेटस क्या है, कि वो पेंडेंसी जो है उसमें जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी तरफ से क्या जो है लैप्स है, अगर उसने किसी भी इंडिविजुअल केस के अंदर पिछले 15-20 दिन में, एक हफ्ते में किसी किस्म की उसमें कोई एंट्री सिस्टम में नहीं हुई उस इंडिविजुअल केस में, तो वी विल नॉक दैट आईओ, वी विल कीप नॉकिंग दैट आईओ कि क्या इसके अंदर प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रही। अच्छा। तो ये सिस्टम हमें एनेबल करता है कि क्या उस एक इंडिविजुअल केस के अंदर 3 दिन के प्रोग्रेस हुई, देन 7 डेज में क्या प्रोग्रेस हुई। तमाम एफआईआर्स को इसी तरह से ऑनलाइन किया जाता है? जी, लाहौर पुलिस की जो रजिस्टर्ड हो रही हैं एफआईआर्स, उन तमाम को इस तरह इस सिस्टम के अंदर जो है ऑनलाइन कर दिया जाता है और उसके ऊपर उसकी सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन को भी अपडेट किया जाता है। हर एफआईआर को सीआरओ डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रैक डाउन करना और बार बार फॉलो अप लेना ह्यूमनली मुश्किल नहीं है? क्या मैन पावर एनफ है इस डिपार्टमेंट के पास? जी, इसमें यह है कि बेसिकली तमाम जो लाहौर के पुलिस स्टेशन हैं उसके अंदर फ्रंट डेस्क बनाए गए हैं। अच्छा, जिसके अंदर हमारा नया कैडर जो है पुलिस स्टेशन असिस्टेंट्स का और सीनियर स्टेशन असिस्टेंट्स का, उनको बिठाया गया है और उनकी मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो अपना जो डेली एफआईआर हो रही है उसको सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे और उस एफआईआर की सब्सिक्वेंट जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसको भी सिस्टम के अंदर एंटर किया जाएगा। तो ये बेसिकली एंट्री जो है वो हर पुलिस स्टेशन लेवल पे की जाती है, और उसकी मॉनिटरिंग कंसर्न डिविजनल एसपी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो भी करते हैं और ओवरऑल उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स किला गुजर सिंह में जो हमारे लाहौर पुलिस का है, वहाँ पे भी उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और उस मॉनिटरिंग और सुपरविजन की बेसिस के ऊपर एडवाइजरीज जारी की जाती हैं कि आपकी इतनी पेंडेंसी चल रही है तो अपने आईओस को उनको यू शुड नॉक देम, ताकि उसके ऊपर उस केस के ऊपर प्रोग्रेस जो है वो एक फाइन हो सके। और आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज इससे कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आपको बार बार जाने की इन पर्सन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती या इवन फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज सारा रिकॉर्ड, सारी प्रोग्रेस, जहाँ पर कुछ स्टक भी है तो वो ऑनलाइन आपको नज़र आ रहा है उस वक्त। सो कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है। फिर भी क्यों डिले होता है, क्यों चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं की जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्यों इतना टाइम लग जाता है, या फिर जब अदालतों में केस जाते हैं तो हमेशा ये बात भी सामने आती है और अक्सर अदालतें भी ये रिमार्क्स देती हैं कि पुलिस चालान जो है वो उस तरह से स्ट्रांग नहीं बना सकती है, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान बरी भी हो जाते हैं। क्या एविडेंस लूज हो जाता है, या आप उसमें क्या समझते हैं कि क्या खराबी आती है? आपने बहुत एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसके बहुत मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। किसी भी केस की जो फाइनल कंक्लूजन है वो अदालत की तरफ से होता है, उसके ऊपर सज़ा जो दी जाती है। पुलिस के पास जो कंपोनेंट आता है वो इन्वेस्टिगेशन का कंपोनेंट है। तो इन्वेस्टिगेशन इज़ बेसिकली एविडेंस के ऊपर रिलाय करते हुए पुलिस एक अपनी उस केस के बारे में ओपिनियन देती है। तो पुलिस का जो काम है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस, जो स्ट्रॉन्ग एंड रेलिवेंट एविडेंस जो है कलेक्ट करना और उस एविडेंस की रोशनी के अंदर जो है एक अपनी ओपिनियन देना, जिसको हम चालान कहते हैं जी। अब चालान अदालत में जाने के बाद उसका ट्रायल होता है, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होता है एक्यूज्ड के ऊपर और उसका फर्दर जो है ट्रायल चलता है। तो डेफिनेटली हमारे ओवरऑल जुडिशल सिस्टम के अंदर भी वर्कलोड काफ़ी होने की वजह से जो है वो ट्रायल लिंगर ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो
समटाइम्स ऐसा होता है कि जो विटनेसेस होते हैं, जो डायरेक्ट विटनेसेस हैं, वो रिसाइल कर जाते हैं, वो विदड्रॉ कर जाते हैं, या पार्टीज़ के दरमियान आपस में किसी ना किसी किस्म का कोई सेटलमेंट हो जाता है, कोई इनफॉर्मल अरेंजमेंट हो जाता है, या फिर जो है किसी तरीके से प्रेशराइज होके या इन एनी वे जो है वो विटनेस जो है वो अपना समटाइम्स स्टेटमेंट बैकआउट कर जाता है। तो दे आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स के एक केस जो है फाइनल अपनी फाइनलिटी को नहीं पहुंचता। तो जहां तक पुलिस का इस पूरे प्रोसेस में ताल्लुक है, उसमें पुलिस का ताल्लुक मेनली यही प्राइमरीली है कि एक अच्छी एविडेंस कलेक्ट करे और उस एविडेंस की बुनियाद बनाते हुए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग चालान जो है अदालत में पेश किया जाए। उसके बाद फिर वो ट्रायल में देखा जाता है कि किस चीज़ को किस तरह से लिया जाए। अच्छा एसपी साहब, आपने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो पोस्टेड रहे हैं, आपने सर्व किया है। बेसिकली तो आप लाहौर से ही हैं, लेकिन पहली पोस्टिंग आपकी गिलगित आई, उसके बाद आप कसूर रहे, मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टेड रहे। मज़ा कहाँ पर आया सबसे ज़्यादा काम करने का? चैलेंजिंग क्या था? ये पोस्टिंग के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि नॉर्दर्न एरियाज़ में मैं रहा फॉर 2 ईयर्स, तो बहुत अच्छा सीनिक एरियाज़ हैं वो। तो इसी पोस्टिंग की वजह से ही वो पूरे एरियाज़ को घूमने का मौका मिल गया। अदरवाइज़ तो इतना दूर फार ऑफ एरिया में तो जाना बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग विल चाहिए होती है वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट था, चूँकि एक बहुत ही क्लोज सोसाइटी है, लिमिटेड सोसाइटी है और वेल कनेक्टेड सोसाइटी है, तो वहाँ पे इतना क्राइम भी नहीं है। बहुत ही 2-3 मेन हेड्स में क्राइम वहाँ पे होता है। ज़्यादातर वो सेक्टेरियन क्राइम है वहाँ पे, या कोई थोड़ा बहुत कोई डिस्प्यूट्स हैं प्रॉपर्टी लेन देन के मामला से रिलेटेड। उसके अलावा कोई रॉबरी, डकैती या कोई थेफ्ट या कोई स्नैचिंग, जिसको हम मगिंग, किसी किस्म के इस किस्म के क्राइम्स नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। देन आई रिमेन्ड एज एसपी एडमिनिस्ट्रेशन इन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सोहाला, जहाँ पे हमारा दैट इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब पुलिस, जहाँ पे हम अपर सबॉर्डिनेट्स को ट्रेन करते हैं, और इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मोर देन 60 ईयर्स। तो वहाँ करने का एक दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस। वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा और वहाँ पे काफ़ी मौका मिला कि अपने अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट किया जाए और उनको सेंसिटाइज़ किया जाए अबाउट द रोल ऑफ पुलिस इन द सोसाइटी। तो इसके अलावा फिर कसूर में आई सर्व देयर एज एसपी इन्वेस्टिगेशन, 1.25 साल पोस्टिंग वहाँ पे गुजारी। तो वो एक रूरल पुलिसिंग का टच था जो है वो दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट अगेन। तो इन 3 जगहों पे पोस्टिंग्स में जो है वो तीनों डिफरेंट नेचर की पोस्टिंग्स हैं। और इन पोस्टिंग के दौरान यू वांटेड टू कम बैक टू लाहौर, आप चाह रहे थे कि आप लाहौर वापस आ जाएं, कि अपना शहर है, यहाँ भी सर्व करके, और मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर पुलिसिंग डिफरेंट नेचर की होती है। आप जब किसी जगह पे पोस्टिंग होती है पुलिस ऑफिसर की, तो वो वहाँ पे उसका जो वर्क लोड है, वहाँ पे उसकी जो इन्वॉल्वमेंट इन इस जॉब है वो इस लेवल की होती है कि उसको सिर्फ पुलिस ही नज़र आ रही होती है। उसको बाकी उसकी प्रायोरिटी सारी कि मैं ये काम कर दूँ, ये कर दूँ, वो सेकेंडरी नेचर पे चली जाती है। अच्छा। तो डेफिनेटली लाहौर आना, अपना इधर शिफ्ट होना जो है एक दैट इज़ अ चार्मिंग थिंग। लेकिन यहाँ पर चैलेंज भी बहुत है और यहाँ की पुलिसिंग भी डिफरेंट है। सो मतलब जब आप यहाँ पर रहते थे एज अ नॉर्मल सिटीजन और नाउ यूर एन ऑफिसर, सो देखते हैं उन चीज़ों का फ़र्क कि मतलब इन्हीं चीज़ों पर हम लोग भी गुजरते थे और नाउ आई हैव द पावर टू चेंज समथिंग, टू डू समथिंग बेटर। डेफिनेटली आप जब एक किसी पोजीशन में होते हैं तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप किसी और पोजीशन पे हैं। तो अभी चूँकि लाहौर के अंदर आई एम सर्विंग हेयर एज एसपी क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, तो यहाँ पे देखते हुए तो काफ़ी यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क लोड, और उसको जो है और ऐसा काम है जिसको जो है दैट इज़ अ बेसिकली स्पाइन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सारी इन्वेस्टिगेशन का जो है एक गढ़ है, बिल्कुल गढ़ है, उसको उसका नर्व सेंटर कह लें उसको, तमाम इन्वेस्टिगेशन की बैकअप सपोर्ट है। तो उसको एक एफिशिएंट मैनर में, एक इफेक्टिव मैनर के अंदर करने के लिए दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि वो एक अच्छे तरीके से टाइम दिया जाए। डिफरेंट जगहों पर पोस्टिंग होती है और इवन लाहौर में भी 24/7 जॉब है, क्योंकि आप यूर ऑन कॉल, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और यू हैव टू बी देयर। सो फैमिली सफ़र करती है, फैमिली को प्रॉब्लम होती है कि मतलब आपका सारा टाइम ही तो आपकी पुलिस ले लेती है, तो हम क्या करें? फैमिली कॉम्प्रोमाइजिंग तो होती है, फैमिली मैटर जो होते हैं लाइक उतना टाइम नहीं दे सकते जिस तरह एक नॉन पुलिस पर्सन जो होगा वो दे सकेगा। तो बट फैमिली भी इस चीज़ को समझती है, वो भी सेंसिटाइज होती है इस चीज़ से, क्योंकि
सब चीज़ें तो उनके सामने होती हैं। कोई एक कांस्टेंट शिकायत जो आपके मिसेज आपसे मुसलसल करती हो? अगेन वही बात कि वो समटाइम्स नेगलेक्ट हो जाती है फैमिली, और कभी जो है वो अपना जो बेबी है वो भी नेगलेक्ट हो जाता है, प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता, तो उसकी वजह से जो है कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिसको मिसेस लाइक नहीं करेगी। मसलन कोई एक, वो भी आई एम श्योर वो टीवी देख रही होंगी, तो अगर आप सच बोलेंगे तो वो आपको बता देंगी कि आप सच बोल रहे हैं। कोई ऐसी हैबिट्स नहीं, लाइक किसी किस्म का जो है किसी चीज़ के बारे में इग्नोर कर जाना या कोई चीज़ नेगलेक्ट हो जाना जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो ये एक रूटीन जो मैरिटल रिलेशन है उसके अंदर ये चीज़ें बिटवीन द स्पाउस चलती हैं। लेकिन सपोर्टिव हैं वो? बिल्कुल सपोर्टिव हैं, बिल्कुल जो है वो उन तमाम मामलात को एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ इन तमाम मामलात को एक अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर और जितनी भी फोर्सेस हैं उनकी फैमिली को एक कांस्टेंट डर लगा रहता है जो मतलब जेन्युइन भी है, क्योंकि कभी भी खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। इस हवाले से परेशान होती हैं वो? मतलब कभी आपको कंसर्न शो किए उन्होंने, आपकी मिसेस ने? डेफिनेटली एक थ्रेट तो परसिस्ट करता है हमारी सोसाइटी के अंदर, जिस तरह हमारे मौजूदा प्रेजेंट हालात चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के एक टेररिज्म के हालात चल रहे हैं, बट वो कोई इतना उसको सीरियसली ना तो डिस्कस किया जाता है फैमिली के अंदर, और ना उसको इतना कंसिडर किया जाता है। अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो, क्योंकि जब अपने काम के अंदर इंडल्ज हैं तो वो चीज़ सेकेंडरी नेचर में चली जाती है कि आपको कितना थ्रेट आप परसीव कर रहे हैं अपने बारे में जो है। तो काम जो है, अपना वर्कलोड, अपना जो आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक प्राइमरी नेचर पे होती है, और बाकी चीज़ें तमाम सेकेंडरी में चली जाती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसा भी तो होता है ना कि कभी जब कोई आप काम कर रहे होते हैं तो आपके जहन पे इतना सवार होता है कि आप घर भी चले जाओ तो यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट, और आपका तो हैवी IT से रिलेटेड और जो टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना, उनको अडॉप्ट करना, किस तरह से सॉर्ट आउट करना, सो इट्स ऑल ब्रेन गेम। आप सोचते रहते। कभी घर में ऐसा होता है कि आप मतलब घर में भी चीज़ें बैठ के सोच रहे हैं और फिर नोक जोक शुरू हो जाए कि आप पुलिस को जो है वो पुलिस के काम को घर पे भी ले आए और ये अब तो हमारा टाइम है, ऐसा होता है कभी? वैसे नहीं, बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन जो है बिल्कुल 100% करेक्ट है। ऐसे ही होता है। लाइक अगर दिन में कोई 14-12 घंटे, 12-13, 14-15 घंटे गुजारने के बाद घर गए हैं, बट फ़ोन के ऊपर फिर कोई ना कोई कम्युनिकेशन किसी ना किसी के साथ चलती रहती है रिगार्डिंग द प्रोफेशनल थिंग, तो वो भी उसको भी that is again part of life, but and I think man I've interviewed so many police officers and I think ये चीज़ जो मोबाइल से चिढ़ होती है कि आप घर अगर आ गए हैं तो हमें टाइम दे दें, अपने मोबाइल को थोड़ा साइड पे रख दें, लेकिन आई एम श्योर फैमिलीज अंडरस्टैंड भी करती हैं और वो सेक्रीफाइस ही करती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अपना टाइम जब आप लोगों के लिए सर्व करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो फिर लोगों के लिए बेहतर होती हैं, जो कि आपकी प्राइम ड्यूटी भी होती है और आप उसको खबाखूबी निभाते भी हैं। कोई एक मैसेज जो लाहौरियों को आप इस प्लेटफॉर्म से देना चाहेंगे? उसमें नंबर 1 मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी जगह पर भी अगर कोई क्राइम होता है तो उसको एक तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करें अपने करीबी पुलिस स्टेशन को। जो भी आपके पास कोई कंसर्न नंबर आपके पास मौजूद है पुलिस स्टेशन का, अपने रेस्क्यू 15 का नंबर है, एक तो इन्फॉर्म करें। सेकेंडली उधर क्राइम सीन को कंटामिनेट ना करें। वहाँ पे जो है उस पर मिलने वाली एविडेंस, क्राइम सीन जो है वो एक इन्फॉर्मेशन से भरपूर होता है, तो उधर किसी भी किस्म की कंटामिनेशन से, उस पर किसी भी किस्म के लोगों के जाने से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिके हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से उस केस के बारे में ट्रेस करना एक समटाइम्स इम्पॉसिबल भी हो जाता है। बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा मैसेज। अगर उस चीज़ को एक अवेयरनेस हमारी सोसाइटी के अंदर हो जाए कि हमने जो भी क्राइम सीन है उसको हमने कंटामिनेट नहीं करना अनलेस के पुलिस वहाँ पे आती है और एविडेंस जो है वहाँ से कलेक्ट करती है जी, तो ऐसी सेंसिटाइज होना हमारे पब्लिक को, हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरी है, और दैट इज़ अ बेसिक स्टेप के जहाँ से हम क्राइम फाइट और आई थिंक ये हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है, और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत जो है वो हमें हर हाल में देना होगा, तभी ये सिस्टम बेहतर होगा, क्योंकि हम इस सिस्टम को बनाएंगे और इस सिस्टम में अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया SP साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। गुड लक फॉर ऑल दिस वर्क, एंड आई थिंक IT, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन तमाम चीज़ों को जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर।
मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है अकबरी मंडी और इसकी हिस्ट्री और इसकी बुनियाद कब रखी गई और एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मंडी है ये। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी सब ठीक है। राव साहब, अकबरी मंडी की बुनियाद कब रखी गई? अकबरी मंडी की बुनियाद जलालुद्दीन अकबर के दौर में, जिस वक्त अकबर लाहौर आए और लाहौर को दारुल सल्तनत करार दिया गया, तो उसके बाद जो है अकबरी मंडी भी जिस तरह से शहर और फसील किला असर नो तामीर हुए, तो उसके साथ ही जो है वो एक ये ज़रूरत थी कि एक मंडी भी बड़ी बनाई जाए। तो उस दौर में फिर अकबर के दौर में अकबरी मंडी कायम की गई। और ये मंडी जो है, ये जो शहर के 13 दरवाज़े बनाए गए, उनमें से एक दरवाज़े का नाम जलालुद्दीन अकबर के नाम से मंसूब किया गया। तो उसी दरवाजे के साथ अंदर जो है वो ये मंडी कायम की गई। अच्छा, उस वक्त की ये मंडी? जी, उस वक्त की मंडी है। यहाँ पर अनाज गल्ला वगैरह मिला? जी बिल्कुल। उस वक्त ये सारे इजनास जो हैं वो दूर दराज से बैलगाड़ियों के ज़रिए मतलब लाए जाते थे। और उससे पहले जब अकबर लाहौर आए और शुरू में जो मंडी थी वो मंडी थी चौक झंडा में मोरी दरवाजे के अंदर। अच्छा। तो जिस वक्त इससे पहले जो इससे पहले जो मंडी थी, तो उसके बाद जो है वो ये मंडी, क्योंकि वो जगह कम थी, तो इस मंडी की फिर ज़रूरत महसूस हुई कि एक बड़ी मंडी जो है वो कायम की जाए, और वो अकबरी दरवाजे के अंदर मंडी कायम हुई। और उसके बाद फिर सारा जो सिलसिला है तमाम इजनास जो हैं, इसमें सबसे जो अहम चीज़ थी वो गंदम थी, कपास थी। कपास का सबसे ज़्यादा मसला ये होता था कि दूर दराज इलाकों से जब कपास को लाया जाता था बैलगाड़ियों के ज़रिए, तो बारिश की वजह से, जिस तरह से आजकल बारिश का मौसम है, तो अक्सर जो जानवर थे वो मर जाते थे बोझ तले दब के। उस कपास के उसमें जब पानी भरता था तो उसका वज़न जो है वो कई गुना बढ़ जाता था, तो जानवर उनको खींच नहीं सकते थे, फसलें इसी तरह से ज़ाया होती थीं। तो ये भी एक ज़रूरत थी कि करीब तरीन जो है वो एक बड़ी मंडी हो और इजनास जो हैं वो वहाँ लाई जाएँ। चना, गंदम, जौ, बाजरा, ये सारी चीज़ें, उसके मकई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ आती थी। उसके अलावा ये इस मंडी में एक कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अब बिल्कुल हैं ही नहीं। मिसाल के तौर पे नील। अच्छा। नील जो है, नील का एक पौधा होता था, और वो नील जो है वो लाहौर में बकसरत पाया जाता था। नील जो कपड़ों को लगता जो कपड़ों को लगता था। आजकल तो टोटल केमिकल के ज़रिए नील तैयार किया जाता है, और लाहौर में एक मोहल्ला नील गरां अब भी है। अच्छा। लोहारी दरवाजे के अंदर वो मोहल्ला है। पत्थरों की सूरत में आया करता था? नहीं, ये पौधा है जिस तरह से इस पौधे के ऊपर जिस तरह वो दाना टाइप छोटे छोटे ना वो लगते थे, तो उनसे फिर जो है वो उससे पाउडर बनाया जाता था तो वो उससे नील बनता था। ये ओरिजिनल एक पौधा था। तो ये लाहौर में बहुत ये कसरत से पाया जाता, पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि एशिया में जो है वो लाहौर का नील सप्लाई होता था। और वो अकबरी मंडी में उसकी जो थी मेन, मतलब वो एक उसका मरकज़ था, तो यहाँ से वो सारा जाता था। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी ऐसी थी जो लाहौर के गिरदोनवा में ये चीज़ें पाई जाती थी, और वो चीज़ें जो है वो अकबरी मंडी में लाई जाती थी। और अकबरी मंडी से वो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे एशिया में और यहाँ तक कि यूरोप तक वो चीज़ें यहाँ से जाती थी। तो ये इसकी एक तारीखी अहमियत थी इस मंडी की। अच्छा, अब इस मंडी की सूरत हाल क्या है? अब इस मंडी की, क्योंकि अब ज़राए जो हैं वो तो नहीं कि जिस तरह से बैलगाड़ियाँ या घोड़ों पे या मुख्तलिफ रेडियो पे चीज़ें आती थी, अब तो बड़ी पूरे मतलब दूर दराज से चीज़ें यहाँ आती हैं, और पूरे पाकिस्तान से लोग ख़रीदने भी यहाँ आते हैं। तो इस वजह से आबादी भी बहुत बढ़ गई है, चीज़ें सस्ती मिलती हैं, क्योंकि थोक के बड़े बड़े ताजर जो हैं वो यहाँ हैं, वो मुख्तलिफ जगह से जहाँ से कोई चीज़ सस्ती है वहाँ से उठा के तो इस मंडी तक वो पहुँच जाती है। लेकिन अब क्योंकि आबादी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो जो इमारतें थी, जो रिहायशी इमारतें थी, वो भी कमर्शियल बन गई हैं। जगह की कमी की वजह से जो है बड़ा, जिस तरह से आजकल बारिश का मौसम है, कीचड़ और इस तरह से चीज़ों में नमी आ जाती है, तो प्रॉपर जो है जो अब उस वक़्त के लिहाज से ये जगह प्रॉपर बिल्कुल ठीक थी। लेकिन आज उससे कोई 400-500 साल ज़्यादा जी वक्त गुजरने के बाद आज ये जगह जो है वो बहुत कंजस्टेड हो गई है, बहुत कम हो गई है। और इससे एक तो कीचड़ और गलाजत और उससे बीमारियां और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अपनी असल हालत की बजाय वो ख़राब हो रही हैं। तो बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जितनी इसकी तारीखी अहमियत है और जितनी बड़ी ये मंडी है, इसको ज़रूर लुकअप करना चाहिए, और इस हवाले से ज़रूर कोई ना कोई इकदाम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाज़रीन मुझे भी इजाज़त दीजिए, अपना वीकेंड खूब इंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।